हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है टेक्निकल गुरु इंजीनियर क्लासेस में। आज मैं राकेश सर, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के लेक्चर लेता हूं। और आपने पहले देखा होगा रोहित सर ने टेक्निकल क्लासेज लिए हैं और शैलेंद्र सर ने रीजनिंग की क्लासेज लिए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आज हम लोग लेक्चर पहला लेंगे और आज से जीएस की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। हमारे ये पॉलिटी जो स्टार्ट हो जाएगा ये अब चलती रहेगी लगातार। उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद इकोनॉमिक्स, ऐसे करके जियोग्राफी और हिंदी की क्लासेज जो नॉन टेक के बच्चे हैं उनको लिए बता रहे हैं। जो टेक्निकल के बच्चे जो टेक्निकल में जो क्वेश्चन आते हैं जीएस से, वो हम लोग आपको अच्छे से एक एक पॉइंट एक एक चीज़ आपको बताते चलेंगे। आप लोग अपना नोट्स रफ कलम लेके नोट्स करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मतलब समझिए, सन प्लस विधान। सम मतलब होता है सभी और विधान मतलब होता है नियम कानून। तो जो संविधान यानी सभी के लिए नियम कानून, जो सभी के लिए नियम हो, उसे क्या कहते हैं? संविधान। इतना आप समझ गए कि संविधान ही नाम क्यों पड़ा, संविधान का संविधान ही नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसका मतलब समझिए, सब मतलब सभी के लिए, और विधान मतलब नियम कानून। इसका मतलब कि सभी के लिए क्या है? नियम कानून बराबर हैं, सब क्या है? नियम कानून के अंतर्गत सब बंधे हुए हैं। सब कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के अंतर्गत सब भारत के जितने भी प्रशासन व्यवस्था है सब किससे लिया गया है? संविधान से। सब संविधान के अंतर्गत ही है। संविधान में यह भी कहा गया है कि जैसे मान लीजिए कोई स्टेट है, क्या है? स्टेट, कोई स्टेट है, वो अपने राज्य में कैसे शासन करेगा, किस में कहा गया है? संविधान में। एक एक प्रोसेस, इसमें एक एक पॉइंट कहा गया है कि आप ऐसे संविधान को, आप अपने ऐसे संविधान या आप अपने ऐसे राज्य को प्रशासन के थ्रू चलाएंगे। किसमें नियम कानून कहा गया है? संविधान में। किसमें कहा गया है? संविधान में। दूसरी चीज़ समझिए, अगर कोई भी राज्य हो, चाहे महाराष्ट्र हो, यूपी हो, बिहार हो, चाहे उड़ीसा हो, कोई भी राज्य हो, अगर वो नियम कानून का फॉलो नहीं करता है तो केंद्र सरकार उस पर क्या लगा देती है? राजकीय आपात। क्या लगा जाती है? राजकीय आपात लगा जाती है। और वहाँ पे मुख्यमंत्री का शासन ना हो, किसका शासन हो जाता है? केंद्र सरकार का। इसको हम आगे पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट एक एक आर्टिकल आपको समझाया जाएगा। इतना आप समझ गए। चलिए अब आगे देखिए, दूसरी चीज़ देख लीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि संविधान की निर्माण, संविधान का निर्माण कैसे हुआ? संविधान हमारे देश में सर्वप्रथम संविधान हमारे देश में किसके मन में आया कि संविधान हमारे देश में होना चाहिए? भारत के लिए भी एक संविधान होना चाहिए, नियम कानून होना चाहिए, जिसके अंतर्गत पूरी शासन व्यवस्था होगी। समझ में आया? देखिए, संविधान का निर्माण, जो संविधान का निर्माण है, कितने सदस्य थे संविधान के निर्माण में? संविधान सभा जो था उसमें कितने सदस्य थे, कौन कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति में जितने भी सदस्य थे वो कौन कौन थे? कितने ने कितना योगदान दिया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कितना योगदान दिया? चाहे BN राव ने कितना योगदान दिया? चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कितना योगदान दिया? इसमें यह भी समझेंगे कि महात्मा गांधी जी ने क्यों, महात्मा गांधी जी क्यों नहीं संविधान सभा का हिस्सा बने, ये भी आपको चर्चा करके हम अच्छे से बतलाएंगे। तो देखिए, जो संविधान है इसका निर्माण और प्रस्तावना, संविधान का निर्माण और प्रस्तावना, और जो समितियां हैं, रोलेक्ट एक्ट, जितनी भी समितियां हैं, ब्रिटिश सरकार ने जितनी समितियां लाई, जितनी भी सरकार जो ब्रिटिश की थी, जितने भी नियम कानून वो लाए, वो जो नियम कानून थे उसको हम अभी इस क्लास में स्टडी नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपको हम अभी प्रस्तावना बताएं और संविधान कैसे निर्माण हुआ वो भी आपको अभी बताएं, तो जो नए लड़के हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी लड़के हैं, वो कहाँ से आते हैं? गांव से डायरेक्ट आते हैं। जो लड़के गांव से डायरेक्ट आते हैं वो डायरेक्ट नहीं समझ पाएंगे प्रस्तावना और संविधान का निर्माण कैसे हो, क्योंकि वो बहुत बोरिंग चीज़ है एक तरह से। क्योंकि अगर कितना भी अच्छे से उसको समझाओ बच्चों को, संविधान जो है, अगर शुरुआती में संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कितना भी अच्छे से हम समझाएंगे किसी व्यक्ति को, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, उसको हम कितना हो अच्छे से समझाएं। मान लीजिए बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर पहले से पढ़ रहे हैं, और मान लीजिए यहाँ से जो पहले से एक बार पढ़ा हुआ है संविधान, उसको समझने कोई बड़ी बात नहीं है, वो अच्छे से छोटा बहुत जो भूला होगा वो समझ जाएगा।
लेकिन जो बच्चा गांव से आया हो, जो पहली बार संविधान पढ़ रहा है, उसको समझने के लिए समय चाहिए, उसको समझ जल्दी नहीं आएगा। मान लीजिए हम स्टार्ट कर दें आपका संविधान का निर्माण, कितने लोग थे संविधान सभा में, कितने सदस्य थे संविधान सभा में, और कौन कौन क्या क्या योगदान दिया, ये सब चीज़ों को अगर अच्छे से हम समझाने लगे तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे, और प्रस्तावना समझाएंगे तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं आपका लेक्चर आपसे सीधे अनुच्छेद से स्टार्ट करता हूँ। कहाँ से स्टार्ट करता हूँ? अनुच्छेद से, आर्टिकल से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि आर्टिकल से अगर आपको आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपको बेहतर समझ में आए। जैसे भाग 1, जैसे भाग फर्स्ट, भाग सेकेंड और भाग थर्ड, ये 3 जो भाग हैं, अगर इसको हम अच्छे से पढ़ लिए, अच्छे से, उसके बाद हम लोग को प्रस्तावना समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो संविधान निर्माण, जो संविधान कैसे निर्माण हुआ, उसको भी संविधान जो निर्माण कैसे हुआ उसको भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर हम ये 3 भाग पढ़ ले। तो भाग 1 अगर पढ़ ले अच्छे से, भाग 2 अच्छे से पढ़ ले, भाग 3 अच्छे से पढ़ लिए, तो हमको प्रस्तावना और संविधान निर्माण आपको अगले क्लास में उसके बाद हम करा देंगे, क्योंकि अगर हम अभी पढ़ाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इतना समझ गए? चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले मोटी मोटा ये समझ लीजिए कि जो संविधान है, संविधान के पिता किनको कहा जाता है उसको देखिए। जो संविधान है, संविधान के पिता किनको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्यों कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है? संविधान का पिता कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी जीडी में, एक बार क्वेश्चन पूछा था, बहुत पहले क्वेश्चन पूछा था कि संविधान के पिता किनको कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। देखिए, जो संविधान लिखने का कार्य किए, कौन? संविधान लिखने का कार्य, यानी जो रिटन किए, यानी संविधान जो लिखे, वो व्यक्ति जो संविधान लेके, उनका नाम क्या था? प्रेम बिहारी रायजादा। क्या था? प्रेम बिहारी रायजादा। इन्होंने रिटन किया। रिटन मतलब होता है इन्होंने संविधान को लिखा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनको संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक एक पॉइंट आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंपटीशन के एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं तो आपको संविधान पढ़ना पड़ेगा। अगर चाहे यूपीएसआई का हो, कांस्टेबल का हो, चाहे कोई भी वैकेंसी हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे कोई भी जॉब क्यों ना हो, उसमें आपको जीएस पढ़ना पड़ेगा। देखिए, टेक्निकल में एसएससी जेईई वालों को भी क्या पढ़ना पड़ता है? उनको भी जीएस पढ़ना ही पड़ता है। तो आप सभी इससे भागिए मत। बहुत लोग कहते हैं कि वो बोरिंग सब्जेक्ट है, ऐसी सब्जेक्ट है। बोरिंग सब्जेक्ट ये नहीं है। अगर संविधान को आप अच्छे से गहराई से समझ लिए, अगर संविधान को आप लोग एकदम अच्छे से समझ लिए, एक एक पॉइंट पढ़ लिए, तो आपको इतना इंटरेस्ट हो जाएगा अंदर से पढ़ने के लिए कि हद हिसाब है। क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट बातें कही गई है कि हमारे देश में शासन कैसे किया जाएगा, प्रशासन कैसे किया जाएगा, प्रधानमंत्री का पावर कितना रहेगा, राष्ट्रपति का पावर कितना रहेगा, और जो राज्यपाल है, राज्यपाल का पावर कितना, मुख्यमंत्री का, विधायक का, एसपी का, डीएम का, जो भी जितने भी जॉब हैं सरकारी, उनकी पावर क्या है, कार्य क्या है, कितनी वेतन दी जाएगी, कैसे शपथ दिलाया जाएगा, किसको हटाया जा सकता है, नियम कानून, जो कोर्ट के नियम कानून, ये सबसे कितने अंतर्गत हैं? संविधान के अंतर्गत हैं। कोर्ट भी संविधान का ही रूल फॉलो करता है, ना कि किसी अन्य आईपीसी का फॉलो करता है। देखिए, समझिए, संविधान को हम 3 भागों में बांट देते हैं। देखिए, संविधान कुल कितने भाग हैं? संविधान के कुल कितने भाग हैं? 22। और इसी में कितने अनुच्छेद हैं? 395। कितने हैं? 395। और अनुसूची कितनी है? 12। पहले अनुसूची कितनी थी? पहले अनुसूची थी 8,
यानी 8 पहले अनुसूची थी, उसको 4 बढ़ा कितना कर दिया गया है, 12 कर दिया गया है। तो देखिए समझिए, ये भाग क्या है, अनुच्छेद क्या है, ये अनुसूची क्या है, इसको समझ लीजिए। देखिए जैसे हम लोग पढ़ते हैं, मान लीजिए इंग्लिश का कोई चैप्टर है, क्या है, इंग्लिश का कोई चैप्टर है, उसमें आप देखे होंगे कोई लेसन रहता होगा, रहता है कि नहीं रहता है, उसका एक लेसन रहता है या चैप्टर रहता है। इंग्लिश का कोई चैप्टर, उसका क्या रहता है, एक लेसन रहता है। अब उसके अंतर्गत, लेसन के अंतर्गत कुछ टॉपिक होती हैं, क्या होती हैं, टॉपिक। उस लेसन के अंतर्गत क्या होते हैं, कुछ टॉपिक रहते हैं। उस टॉपिक के अंतर्गत जो भी आपका क्रिया जो रहेगा, जो भी आपके शब्द रहेंगे टॉपिक के अंदर रहेंगे। इसी प्रकार सिर्फ भाग है, जो यहाँ पे मान लीजिए इंग्लिश क्या है, एक बुक है, इंग्लिश एक बुक, उसी प्रकार संविधान भी एक क्या है, बुक है। संविधान एक क्या है, बुक है। उसके बाद संविधान के अंतर्गत क्या है, भाग है। जैसे इंग्लिश के अंतर्गत लेसन है, उसी तरह संविधान के अंतर्गत क्या है, भाग है। अब लेसन के अंतर्गत देखेंगे तो आपका टॉपिक पड़ेगा, उसी तरह भाग के अंदर देखेंगे तो क्या पड़ेगा, अनुच्छेद पड़ेगा। क्या पड़ेगा, अनुच्छेद पड़ेगा। ये अनुसूची जो है, अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम आपको लास्ट में बताएंगे। संविधान जब 395 अनुच्छेद पढ़ लेंगे, उसके बाद हम आपको 12 अनुसूची पढ़ाएंगे। ये 12 अनुसूची पढ़ाने के बाद आपको हम संशोधन पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, संशोधन, संविधान संशोधन पढ़ाएंगे। बीच में अगर जो जो इम्पोर्टेंट बीच में रहे कि नहीं यहाँ से इसको बताना ज़रूरी है, ये संविधान संशोधन बताना ज़रूरी है, तो उसको हम बताते चलेंगे, ठीक है। लेकिन एक जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं उसको हम लास्ट में पढ़ लेंगे। 300 अनुच्छेद अगर 300 ये पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम संशोधन पढ़ेंगे, उसके बाद अनुसूची पढ़ेंगे। इतना आप समझ गए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, इसमें आप क्या बताए थे, कितने भाग होते हैं संविधान में, 22 भाग होते हैं। अनुच्छेद कितने होते हैं, अनुच्छेद कितने होते हैं, आर्टिकल, अनुच्छेद और आर्टिकल कितने होते हैं, 395। 395 क्या है, अनुच्छेद है। इसमें अनुसूची कितनी होती है, अनुसूची कितनी होती है, अनुसूची होती है 12। कितनी होती है अनुसूची, 12। इसको रिटेन करते चलिएगा, आप लोग नोट्स में रखे रहिएगा अपने पास और कौन से रिटेन करते चलिएगा, ठीक ना। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप। भाग कितने हैं संविधान के, 22। अनुच्छेद कितने हैं, 395। अनुसूची कितनी है, 12। इतना आप समझ गए। दूसरी बात करेंगे तो वह है आईपीसी। क्या है, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। क्या है, इंडियन पीनल कोड, आईपीसी 1860। क्या है, आईपीसी 1860। अब समझिए, यहाँ पर पॉइंट समझने वाली बात है। देखिए जो संविधान है, संविधान में क्या कहा गया है कि नियम कानून बनाया गया है कि भारत की प्रशासन कैसे चलेगी, शासन कैसे किया जाएगा, भारत में राज्य में शासन कैसे किया जाएगा, ये सब किस में है, संविधान में। कोर्ट किसी को न्याय कैसे देगी, ये सब किसमें है, संविधान में। कोर्ट की भी चर्चा किसमें है, संविधान में। तो जो भी संविधान में चीज़ हैं, नियम जो भी हैं, अगर उस नियम का आप उल्लंघन करते हैं, उस नियम को आप तोड़ते हैं, जब अब आप किसी नियम को तोड़ते हैं तो पुलिस आपको आईपीसी के अंतर्गत आपको गिरफ्तार करेगी। इतना आप समझ गए, नहीं समझे, समझिए। अगर मान लीजिए कोई नियम है, नियम ये है कि आप कोई कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। आप आर्टिकल 19 पढ़िएगा तो उसमें लास्ट में लिखा होगा, छात्रों आर्टिकल 19(6) में लिखा रहेगा कि व्यापार की स्वतंत्रता है। अगर मान लीजिए कहीं आप व्यापार कर रहे हैं, आपको कोई रोक रहा है, तो आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, डायरेक्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 का प्रयोग करके। इतना आप समझ, क्योंकि आपके क्या कर रहा है, वो मूल अधिकार को क्या छीन रहा है। कोई भी आपको बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, कहीं व्यापार कर रहे हैं, अगर आपको कोई रोक रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इतना आप समझ गए। देखिए, अगर आप किसी कहीं झगड़ा कर दे या किसी नियम कानून को तोड़े तो आपको पुलिस, कौन, पुलिस, आपको पुलिस किसके अंतर्गत गिरफ्तार करेगी, आईपीसी के अंतर्गत। जैसे समझिए कि मान लीजिए किसी का आप हत्या कर दे, सेक्शन आईपीसी
सेक्शन को बोलते हैं हिंदी में धारा। क्या बोलते हैं? धारा। या सेक्शन बोलिए या धारा बोलिए, दोनों बात एक ही है। माने सेक्शन 302 302 सेक्शन 302 के अंतर्गत किसी का आप हत्या कर दिए। क्या कर दीजिए? हत्या कर दिए। अगर आपने किसी भी व्यक्ति को हत्या कर दिया और अगर वो व्यक्ति बच गया, अगर मान लीजिए अगर किसी को आप गोली मार दी या किसी को मर्डर कर दिया, अगर वो व्यक्ति बच गया तो किसके अंतर्गत वो आएगा? 307। किसके अंतर्गत आएगा? 307। ये 307 क्या, ये सेक्शन आपको हम अच्छे से पढ़ाएंगे जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा देंगे तो, ठीक है। पहले हमको पढ़ना क्या है? पहले तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, उसके बाद हमको IR इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इंटरनेशनल रिलेशन। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे और IPC में जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन या धाराएँ होंगी उसको भी हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ है CRPC। अगर मान लीजिए कोई नियम कानून का उल्लंघन करते हैं, जो संविधान में बना है नियम कानून, उसका उल्लंघन करते हैं तो पुलिस आपको IPC के अंतर्गत गिरफ्तार करेगी। क्या करेगी? IPC के अंतर्गत आपको गिरफ्तार करेगी। अब सज़ा कौन देगा? कोर्ट सज़ा देगी, मजिस्ट्रेट सज़ा देगा। जब कोर्ट में आप जाएंगे तो वहाँ आपको सज़ा मिलेगा। क्या मिलेगा? सज़ा। जुर्माना लग सकता है या आपको 2 साल के लिए सज़ा दे सकता है, साल भर के लिए, जैसा आप अपराध किए रहेंगे वैसा आपको कोर्ट सज़ा देगा। इतना आप समझ गए? तो वो देखिए, इसमें भी IPC होता है और इसमें भी IPC होता है। यहाँ पर पुलिस काम करती है, इस IPC के अंतर्गत पुलिस काम करती है। हम लोगों को पेपर में पूछा जाता है यहीं तक, जितने भी हम लोग पेपर देते हैं, चाहे CGL का हो, CDS का हो, UPSI का हो, तो जो भी हम लोग पेपर देते हैं GS में पॉलिटिक्स क्वेश्चन पूछता है तो बस इसने इतने से ही पूछता है, ना कि इसने पूछता है। ये सब जब आप ट्रेनिंग देने जाएंगे, जब मान लीजिए कोई कांस्टेबल है या UPSI में ट्रेनिंग चल रही है, तब वहाँ पे आपको बतलाया जाता है, IPC अच्छे से पढ़ाया जाता है, वहाँ पर ट्रेनिंग में सब सिखाया जाता है। इतना समझ गए? CRPC क्या होती है? CRPC एक चीज़, वो जुडिशियल कस्टडी होती है। जैसे आप किसी को मर्डर कर दिए और आपको जेल जाना हो, जब आपको पुलिस आपको पकड़ेगी, किसके पास ले जाएगी? कोर्ट में। कोर्ट क्या करेगा? आपको जेल, अगर आपने मर्डर किया हो तो कोर्ट आपको क्या कर देगा? जेल कर देगा। क्या कर देगा? जेल में। पुलिस और जेल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो जेल होता है वो किसके अंतर्गत होता है? कोर्ट के अंतर्गत होता है। किसके अंतर्गत होता है? कोर्ट के अंतर्गत होता है, यानी न्यायालय के अंतर्गत होता है। इतना समझ गए? यहाँ के जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं जेलर। यहाँ से पुलिस से कोई मतलब नहीं। अगर मान लीजिए कोई अपराध कर लिया, कोई भी अपराध कर दिए, अगर अपराध आपने कर दिया है तो आपको पुलिस पकड़ेगी। ये तो कंफर्म है कि आपको सेक्शन जिस तरह के अपराध किए होंगे उस तरह के सेक्शन लग के आपको पुलिस गिरफ्तार करेगी। पुलिस गिरफ्तार करने के बाद कहाँ ले जाएगी? आपको कोर्ट में। कहाँ ले जाएगी? आपको कोर्ट में। पुलिस अब कहाँ ले जाएगी? कोर्ट में। अब जब कोर्ट में ले जाएगी तो पुलिस जब देखेगी कोर्ट की नहीं ये व्यक्ति ने अपराध किया है, तो उसको कहाँ भेज देगा? जज भेज देंगे कहाँ पे? जेल में। कहाँ भेज देंगे? जेल में। तो यहाँ के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? जेलर। अब मान लीजिए इनको क्या चाहिए? मान लीजिए किसी का मर्डर करके चले गए हैं आप और वो आपको जेल भेज दिया, तो आपसे अगर पूछताछ करनी हो तो कौन लाएंगे? पुलिस लाएगा ना आपको। अगर जाकर इनको डायरेक्ट पुलिस नहीं कर सकती, जो जेलर होते हैं हेड, उनसे जाकर डायरेक्ट पुलिस नहीं कर सकती, तो आप उस व्यक्ति को दीजिए मुझे उससे पूछताछ करना है, ये ऐसा नहीं कर सकता है। ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा जज के पास। कहाँ जाएगा? कोर्ट में जज के पास जाएगा और जज से कहेगा कि मुझे उस अपराधी को दे दीजिए और उससे जो अपराध किया है उससे मुझे क्या पता करना है कि इस अपराध में कौन कौन शामिल है। मान किसी का हत्या हो गया हो तो उसमें कौन कौन शामिल है उससे पता करना है, तो उसे कहते हैं पुलिस रिमांड। जब पुलिस उस तरह की घटनाएं लेती हैं तो उसे कहते हैं पुलिस रिमांड। क्या कहते हैं? पुलिस रिमांड। जब पुलिस रिमांड पर लेती है तो यहीं पर डंडा बरसाती है। समझ गए आप लोग? यहीं पर आपको अच्छे से डंडा बरसाती है, पीटती है, मारती है, ठीक है। और आपको जो भी आप सच्चाई, अगर झूठ बोलते रहेंगे तो आपको मारपीट को उगलवा ही लेती है सच्चाई, क्योंकि पुलिस की डंडा जिस व्यक्ति के ऊपर पड़ गया वो तो सच्चाई पक्का की बोल देगा, ठीक है। उसको सच्चाई बोलना ही बोलना है। पुलिस डंडा भी आप लोग लिए नहीं है, इसलिए कभी भी ऐसा गलत काम मत करिएगा, किसी भी नियम कानून को तोड़िएगा मत, ना कि किसी से झगड़ा करिएगा, ठीक है। चलिए इतना आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन समझ गए?
कि अगर कोई भी आईपीसी जो होता है, अगर मान लीजिए आप कोई भी अपराध करते हैं तो पुलिस आपको किससे गिरफ्तार करेगी? आईपीसी से। सज़ा क्यों देगा? सीआरपीसी, यानी कोर्ट से सज़ा मिलेगी आपको सीआरपीसी से। ठीक है, अब चलिए एक एक अनुच्छेद का अच्छे से अब समझ लेते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। भाग 1, भाग 1। भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसका क्षेत्र। संघ एवं उसका क्षेत्र किसमें है? भाग 1 में। ये कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है? अनुच्छेद 1 से लेकर कहाँ तक है? अनुच्छेद 4 तक। अनुच्छेद 1 से लेकर कहाँ तक है? अनुच्छेद 4 तक। इतना आप समझ गए। भाग 1 क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र ये कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 1 से लेकर कहाँ तक है? 4 तक है। कहाँ तक है? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। आप नोट्स करते चलिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक एक अनुच्छेद को अच्छे से एकदम विस्तार रूप से समझते हैं। अनुच्छेद 1 समझिए। अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत यूनियन है। क्या है? भारत संघीय यूनियन है। भारत राज्यों क्या है? संघ है। भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। अब समझिए इसमें 3 कंडीशन आते हैं। कौन कौन से? देखिए, पहला होता है कॉन्फेडरल या कन्फेडरेशन भी कह सकते हैं। दूसरा होता है फेडरल। क्या होता है? फेडरल। और तीसरा होता है यूनियन। क्या होता है? यूनियन। देखिए, कन्फेडरल का मतलब होता है परिसंघ। हिंदी में से क्या कहते हैं? परिसंघ। और फेडरल का मतलब होता है संघ। क्या होता है? संघ। और यूनियन का मतलब भी होता है क्या? संघ। क्या होता है? संघ। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप इंग्लिश याद रखिएगा, इसको भी आप याद रखिएगा। कन्फेडरल माने क्या होता है? परिसंघ। फेडरल माने क्या होता है? संघ। यूनियन माने क्या होता है? संघ। इतना समझ गए। इसमें 2 ही कन्फ्यूजन है, इसको इंग्लिश में याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए, जो फेडरल है, कन्फेडरल है, परिसंघ जो है, इसमें कहा गया है कि इसमें से आसानी से कोई भी देश निकल सकता है। आसानी से कोई भी देश निकल सकता है। जैसे मान लीजिए सार्क, जो सार्क देश है, सार्क। इस सार्क जो है वो कई देशों का क्या है? समूह है। सार्क क्या है? कई देशों का समूह। उसमें से चाहेगा तो भारत निकल जाएगा। भारत भी सार्क क्या है? हिस्सा है। भारत भी सार्क का हिस्सा। उसमें से चाहेगा तो क्या? भारत निकल सकता है। कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इतना आप समझ गए। कन्फेडरल मतलब क्या होता है? इसमें आसानी से कोई भी देश निकल सकता है, अलग हो सकता है, अपना स्वतंत्र हो सकता है। इतना आप समझ गए। फेडरल माने क्या होता है? उसको समझिए। संघ। इसका मतलब होता है, फेडरल का मतलब होता है इसमें से कोई देश में से, इसमें से राज्य अलग हो सकते हैं। राज्य अलग हो सकते हैं, आसानी से राज्य अलग हो सकते हैं। जैसे समझिए, मान लीजिए यूएसएसआर, जैसे यूएसएसआर, इसमें 15 कंट्री थी। क्या थी? 15 राज्य थे, 15 कंट्री थे। वो अलग अलग अपना कंट्री बना ली। क्या बना ली? अपना अलग अलग कंट्री बना ली। यूएसएसआर। उसमें से सबसे बड़ा कोई कंट्री था तो क्या था? रूस। कौन था? रूस। सभी लोग क्या हो गए? अलग हो। तो वो क्या है? फेडरल है। यूएसए भी क्या है? फेडरल है। कॉन्फेडरल कौन है? सार्क। इतना समझ गए। एग्जाम्पल जितने भी हम दे रहे हैं आपसे सभी लोग, उम्मीद करते हैं सभी लोग समझते होंगे, क्योंकि सार्क में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो सार्क देश को ना समझता हो कि सार्क में कितने देशों का समूह है। आप लोग जानते ही हैं।
फेडरल का मतलब होता है कि इसमें से कई, मान लीजिए खूब बहुत बड़ा देश है, उसमें से अगर देश कुछ अलग हो जाते हैं उसको क्या कहेंगे, जैसे बहुत बड़ा देश है उसमें से राज्य अलग हो जाते हैं उसको कहते हैं फेडरल, जैसे यूएसए, यूएसएसआर, इसमें से हुए हैं। ठीक है, अब आगे समझते हैं यूनियन। यूनियन क्या चीज़ है उसको देख लीजिए। यूनियन जैसे मान लीजिए हम लोग का भारत, भारत में आपको उदाहरण दे रहे हैं। भारत, भारत क्या है, राज्यों का यूनियन है। भारत क्या है, राज्यों का यूनियन है। इसमें 28 राज्य हैं। भारत में कितने राज्य हैं, भारत में टोटल 28 राज्य हैं। कितने हैं, भारत में टोटल इस समय वर्तमान समय में 28 राज्य हैं जो भारत से अलग नहीं हो सकते, उसे कहते हैं यूनियन। किसी भी हालत में अलग नहीं हो सकते। जैसे जम्मू कश्मीर का था मामला, वो भी भारत से अलग नहीं हुआ। इधर पर बंगाल था, यह भी भारत से अलग नहीं हुआ। उधर अरुणाचल प्रदेश था, वो भी भारत से अलग नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए जम्मू कश्मीर ये कह रहे हैं कि नहीं हम पाकिस्तान मिलना चाहते हैं, पाकिस्तान मिलना चाहते हैं कि न, वो अपना जा सकते हैं पाकिस्तान में, लेकिन वहाँ का जो ज़मीन है, जो भूमि है, वो पाकिस्तान के नहीं मिल सकती हैं। इतना समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पाकिस्तान का रहने वाला है, चाहे मान लीजिए कश्मीर का कोई रहने वाला है, वह पाकिस्तान में जाना चाहता है तो पाकिस्तान में जा सकता है। इतना आप समझ गए। लेकिन जो वहाँ की भूमि है, जैसे मान लीजिए कश्मीर क्या है, कश्मीर की जो भूमि है, भूमि उसे आप नहीं ले जा सकते। ले जाने का मतलब उससे आप पाकिस्तान में नहीं मिला सकते। क्यों, क्योंकि क्या है वो भारतीय संघ में क्या है, यूनियन है। यूनियन में यह चीज़ आप अच्छे से समझ गए कि यूनियन क्या है, फेडरल क्या है, कॉन्फेडरल क्या है, परिसंघ क्या है, संघ क्या है, यूनियन क्या है। ठीक है, इसको आप एक बार ना हो तो रिटर्न कर लीजिए अच्छे से और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको अगर भूलते हैं बार बार तो इसको आपको याद करने के लिए सही रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ समझ लीजिए, याद करने का सबसे आसान तरीका बता दे रहे हैं आप सभी को। याद करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप सभी लोग एक बार अच्छे से उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद एक बार अच्छे से उसको रिवीजन करिए। रिवीजन करने के बाद रफ और कलम लेके बैठिए, उसको 3 या 4 बार उसको लगातार लिखिए। 3 या 4 बार उसको क्या करिए, लगातार लिखिए। आप उसे भूल नहीं सकते। आपको लिए कई दिनों के लिए, कई महीनों के लिए वो आपको याद ही हो जाएगा। जब आपको ऐसा लगे कि नहीं मैं इस चीज़ को भूल रहा हूँ, तो उसको फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए, फिर 2 पेज लिख लीजिए। आप इसी तरह याद कर सकते, क्योंकि कोई किसी व्यक्ति का मेमोरी जो माइंड होता है वो सेव करके नहीं रखता। अगर कोई भी चीज़ अगर आपने रिवीजन करना छोड़ दिया तो आप भूल जाएंगे। जैसे समझाते हैं आपको, आप तो मान लीजिए बचपन में बहुत सारे दोस्त होंगे कि नहीं, बहुत सारे होंगे दोस्त जो बचपन में आपको, उनका अगर मान लीजिए आप 20 साल से उनसे कभी मिले नहीं हैं, 20 साल हो गए आपको किसी दोस्त से मिले हुए, अगर वो दोस्त आपको अचानक कहीं मिल जाए तो क्या आप उसको पहचान पाएंगे? क्या आप उसका नाम याद कर पाएंगे? नहीं याद कर पाएंगे, क्योंकि वो 20 साल पुराना दोस्त है, उसको आप भूल चुके हैं। आपने रिवीजन उस दोस्त का कभी मिला नहीं है। इसी प्रकार ये भी चीज़ भी है, अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, अगर उसको रिवीजन नहीं कर रहे हैं, अगर 2-4 महीना, 5 महीना, साल अगर उसको छोड़ दिए तो आप भूल जाएंगे। इतना समझ गए। इसी कारण आप लोग सभी लोग रिवीजन करते रहिए। जो व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट रिवीजन करता रहेगा उसका वो सफल हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लड़के ये कहते हैं कि मुझे याद नहीं हो पा रहा है, कोई भी चीज़ पढ़ता हूँ तो मैं बहुत जल्द भूल जाता हूँ, ऐसी बात वैसी बात। सभी को वही सभी को समस्या है, जितने भी स्टूडेंट हो या टीचर हो, सभी टीचरों को भी, चाहे स्टूडेंट को भी वही समस्या है। सभी स्टूडेंट या टीचर जो भी पढ़ते हैं वो भी लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं कि वो सेव करके रख लेते हैं, वो लोग भी भूलते हैं। लेकिन जो टीचर होते हैं, चाहे जो भी स्टूडेंट होते हैं, वो हमेशा रिवीजन करते हैं, इसलिए उनको हमेशा याद रहता है। तो आप सभी लोग भी क्या करिए, रिवीजन करते रहिए। इतना आप समझ गए। चलिए आगे समझते हैं। आपको बताएं क्या है भारत, क्या है भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28। कितने राज्य हैं? 28। कितने केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है उस पर केंद्र सरकार की शासन करती है। किसकी शासन रहती है? केंद्र सरकार की शासन रहती है। कितने हैं? 8। वर्तमान समय कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। और राज्य कितने हैं?
28। कितने राज्य हैं? 28। अब समझिए, जितने ये राज्य हैं इनको किस किस अनुसूची में रखा गया है? पहली अनुसूची में रखा गया है। किस में रखा गया है? पहली अनुसूची में रखा गया है। किस में रखा गया है? पहली अनुसूची में। आपको बताए थे पहले ही कितने संविधान में कितने अनुसूची हैं? 12। कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अनुसूची हैं? 12। पहली अनुसूची में क्या रखा गया? 28 राज्यों को रखा गया। इतना आप समझ गए। इसी में क्या है? 8 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में कौन शासन करता है? तो केंद्र सरकार शासन करती है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश का मतलब कुछ टूटा हुआ हिस्सा, जैसे अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार भारत से इतना दूर है, अगर वहाँ पर हम लोग राज्य घोषित बना देते तो वहाँ के राज्य घोषित बना तो वहाँ चुनाव होता, मुख्यमंत्री चुना जाता, वहाँ एक राज्यपाल भेजा जाता, राष्ट्रपति चुन को वहाँ पर राष्ट्रपति नियुक्त कर क्या भेजते? राज्यपाल भेजते। वहाँ के शासन किसके अंतर्गत होती? मुख्यमंत्री के अंतर्गत होती। अंडमान निकोबार में अगर मुख्यमंत्री के अंतर्गत होती तो मान लीजिए वहाँ का राज्यपाल क्या है? राज्यपाल। और कौन है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री किसी दूसरे देश से अगर मिलकर, यही दो लोग अगर दूसरे देश से मिलकर अंडमान निकोबार को किसी दे दो, किसी दूसरे देश को दे दो, पैसे में बेच दें उस भूमि को, तो दिक्कत न होगी। इस कारण कुछ ऐसे भूमि हैं भारत में जिसको क्या बनाया गया है? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। केंद्र शासित क्या बनाया गया? प्रदेश बनाया गया। इतना आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले अनुच्छेद पढ़ लिया आप। पहला अनुच्छेद में क्या है? भारत राज्यों क्या है? संघ है। क्या है? संघ है। जो 28 राज्य हैं वो किस अनुसूची में रखा गया है? किस में रखा गया है? पहले अनुसूची में रखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 2 क्या है? भाग क्या है? अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया? आर्टिकल 2 में क्या कहा गया उसको समझिए। आर्टिकल 2 में कहा गया है कि संसद जो है वो किसी भी राज्य या देश अपने देश में मिला सकती है। जैसे समझिए, कोई भी देश हो, क्या हो? देश हो या राज्य हो। क्या हो? देश हो या राज्य हो। मान लीजिए पाकिस्तान हो गया, चाहे म्यांमार हो गया, चाहे चीन हो गया, चाहे बांग्लादेश हो गया, कोई भी देश हो या छोटा सा राज्य हो या टुकड़ा हो, राज्य का क्या हो? टुकड़ा हो। अगर वो भारत में मिलना चाहता है, किसमें? भारत में मिलना चाहता है तो संसद उसे मिला सकती है। किसके में कौन मिला सकती है? संसद साधारण बहुमत से उसको क्या कर सकती है? मिला सकती है। किसमें? भारत में, पूर्व अनुमति से। किसके पूर्व अनुमति से? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद भारत में किसी भी राज्य के टुकड़े या राज्य या देश को अपने देश में मिला सकती है। जो ये पूर्व अनुमति दिया जा रहा है राष्ट्रपति को, अगर राष्ट्रपति इस अनुमति नहीं देते हैं कि नहीं आप इस देश को मत मिलाइए, चाहे मुझे विचार करने के लिए कुछ समय चाहिए, तो संसद नहीं देती है। चाहे राष्ट्रपति माने या ना माने, संसद उनके वचनों से बाध्य नहीं है। संसद अगर एक बार कह दे कि नहीं मुझे इस राज्य को मिलाना है अपने देश में, चाहे इस राज्य के टुकड़ों को अपने देश में मिलाना है, तो संसद मिला देगी। लेकिन राष्ट्रपति का पद जो बहुत ऊंचा होता है, राष्ट्रपति का पद क्या है? बहुत ऊंचा है। हमारे प्रथम जो नागरिक हैं वो कौन है? राष्ट्रपति। एक क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति। उनका जो पद है बहुत ऊंचा है। क्या है? उनका पद बहुत ऊंचा है। जो उनका पद ऊंचा है, उसी के सम्मान के लिए, जो उनका पद है इसी के सम्मान के लिए संसद इनसे एक बार विचार करती है कि मैं इस राज्य को, चाहे इस कंट्री को अपने देश में क्या कर रहा हूँ? मिला रहा हूँ। अगर राष्ट्रपति माना करते हैं कि नहीं मैं इस देश को नहीं अनुमति देता हूँ, तो संसद उसमें बाध्य नहीं है। संसद अपनी मर्जी से भी कार्य कर सकती है। इतना आप समझ गए। लेकिन राष्ट्रपति ऐसा नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि राष्ट्रपति, कोई भी राष्ट्रपति हो, वो जानता है कि अगर हम मना कर देंगे फिर भी वो संसद उस देश को या उस राष्ट्र को मिला ही लेगा। इससे अच्छा यही है कि मैं भी स्वीकार कर लूँ कि आप मिला लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस में कहा गया है ये? अनुच्छेद 2 में।
जैसे मैं आपको बता देते हैं, सिक्किम जो था, सिक्किम कौन था? सिक्किम। सिक्किम जो था वो पहले स्वतंत्र देश था। क्या था? स्वतंत्र, क्या था? स्वतंत्र देश था। सिक्किम पहले स्वतंत्र देश था। चाइना ने 1959 में, किसमें? चाइना 1959 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया। किस पर कब्जा कर लिया? तिब्बत पर कब्जा कर लिया। कब? 1959 ईस्वी में तिब्बत पर चाइना ने कब्जा कर लिया। अब उसकी नज़र किस पर थी? सिक्किम पे। चाइना की नज़र किस पर थी? सिक्किम पे। सिक्किम में भली भांति जानता था कि जो चाइना के जो लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं, व्यवहार के अच्छे नहीं हैं, वहाँ लोगों की शोषण किया जा रहा है, हर एक चीज़ की दिक्कत है वहाँ पे। इसलिए सिक्किम के जितने भी जो लोग थे, वहाँ का शासक था, वो ये चाहता था कि मैं किसी दूसरे देश में, अच्छे देश में मिल जाऊँ। 1900 किसकी, कब की बात है ये? 1975 की। 1975 की, जब तिब्बत पर कब्जा कर लिया चाइना ने 1959 में, तब उसका नज़र 1975 के आसपास उसका नज़र किस पर पड़ा? सिक्किम पे। चाइना का नज़र किस पर पड़ा? सिक्किम पे। सिक्किम को भी चाहता था कि मैं चाइना में इसको मिला लूँ, लेकिन सिक्किम समझदार, सिक्किम जो शासक थे, सिक्किम के जो शासक थे वो समझदार निकले और वो भली भांति जानते थे कि अगर इस देश में हम मिल जाएंगे तो हमारे लोग के लिए, हमारे लोग का शोषण होने लगेगा। जिस कारण उसने कहाँ आए? भारत। कहाँ आए? भारत। सिक्किम के शासक कहाँ हैं? भारत। भारत में जब देखा गया तो 1950 में, 1950 ईस्वी में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन चुका था, संविधान हमारा बन के लागू हो गया था। कब लागू हो गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। अब ये बात कब की है? 1975 की। कब की बात है? 1975 की। तो सिक्किम में भली भांति जानता था कि 1950 में जो नियम कानून है वो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि सिक्किम उस नियम कानून को पढ़ा था कि भारत के जो नियम कानून हैं, भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो प्रशासन व्यवस्था है, बहुत अच्छी है, क्योंकि उसकी एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ लोगों को लोकतांत्रिक, भारत के जो जितने भी हमारे प्रशासन हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से हैं, लोगों की शासन होती है भारत में। इतना समझ गए? जिस कारण सिक्किम में क्या किया? आया भारत। भारत में आकर डायरेक्ट भारत से नहीं मिल गया, वो भारत में आकर सहराज्य बना। क्या बना? सहराज्य। क्या बना? 35वां संविधान संशोधन। 35वां संविधान संशोधन में क्या बना? भारत का सहराज्य बना। क्या बना? भारत का सहराज्य बना। सहराज्य, देखिए सहराज्य का मतलब ये हो कि आधा भी बना है, संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से वो भारत का हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ भारत में सहराज्य बना है कि देखते हैं भारत के लोग कैसे हैं, यहाँ की नेचर कैसी है। तो जब वो भारत में सहराज्य बना 35वां संविधान संशोधन द्वारा, तो देखा कि भारत के लोगों के अंदर बहुत अच्छी भावनाएं हैं, नेचर भी यहाँ के अच्छे हैं, लोग भी यहाँ के अच्छे हैं, यहाँ की शासन व्यवस्था भी बहुत अच्छा है और यहाँ के नियम कानून भी बहुत अच्छा है, लोगों को यहाँ न्याय मिलेगा, सब कुछ अच्छी तरह से वो पढ़ा लिखा। उसके बाद वो भारत में 36वां संविधान संशोधन, कौन सा? 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 को, 16 मई 1975 को पूर्ण रूप से भारत क्या बन गया? भारत का 22वां राज्य बन गया। क्या बन गया? भारत का 22वां राज्य बन गया। 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का पूर्ण रूप से 22वां राज्य बन गया। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि कौन सा संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत में मिलाया गया। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, कांस्टेबल में पूछा गया है, एसएससी एमटीएस में पूछा गया है कि कौन सा संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत में मिलाया गया। 36वां संविधान संशोधन द्वारा 16 मई 1975 पूर्ण रूप से सिक्किम को भारत में मिलाया गया। इतना समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए और नोट करते रहिएगा, नोट्स आप बनाते रहिएगा, नोट्स करते रहिएगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अनुच्छेद आर्टिकल अनुच्छेद 3 कौन है? अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है इसको समझिए। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद किसी भी राज्य का किसी भी राज्य को बदल सकती है, उसका नाम बदल सकता है, उसका क्षेत्रफल चेंज कर सकता है, हर एक चीज़ राज्य में तोड़ फोड़ कर सकती है। संसद किसी भी राज्य में तोड़ फोड़ कर सकती है बिना उस राज्य के अनुमति के, उस राज्य की अनुमति भी नहीं लेगी संसद, और उस राज्य को तोड़ फोड़ कर सकती है, उसका नाम चेंज कर सकती है। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 3 में। जैसे इसमें क्या कहा गया है? कहा गया है संसद किसी भी राज्य को तोड़ फोड़ सकती है। जैसे समझिए, मान लीजिए पहले क्या था? उड़ीसा, अब क्या है? उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। तो ऐसे संसद ने किस आर्टिकल के अंतर्गत इसको चेंज किया? आर्टिकल 3 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत चेंज किया? आर्टिकल 3 के अंतर्गत। आप लोग देखे होंगे कि कुछ राज्य में संसद तोड़ फोड़ भी किए। जैसे समझिए, आपका 1 नवंबर 2000 ईस्वी में 1 नवंबर 2000 में किसको तोड़ा? एमपी से छत्तीसगढ़ को। किसको तोड़ा? एमपी से छत्तीसगढ़ को। दूसरा 9 नवंबर 2000 में किसको तोड़ा? यूपी से किसको तोड़ा? उत्तराखंड को। किसको तोड़ा? उत्तराखंड को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार से किसको तोड़ा? बिहार से तोड़ दिया झारखंड को। किसको तोड़ दिया? झारखंड को। तो आप इस डेट को याद रखिएगा, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। 1 नवंबर 2000 किसको तोड़ दिया? छत्तीसगढ़ को। एमपी से छत्तीसगढ़ को तोड़ दिया। 9 नवंबर 2000 किसको तोड़ दिया? यूपी से उत्तराखंड को तोड़ दिया। और 15 नवंबर 2000 में बिहार से झारखंड को तोड़ दिया। यहाँ तक कि ये नाम किसी भी जो स्टेट हैं, जो संसद है वो किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकती है। जैसे जो यूपी का पहले का जो यूपी का पुराना नाम क्या है? प्रोविजनल स्टेट। क्या नाम है? प्रोविजनल स्टेट। और जो एमपी का पुराना नाम है उसका नाम है सेंट्रल। क्या नाम है? प्रोविजनल सेंटर। इतना आप समझ गए। देखिए, कोई भी स्टेट हो, चाहे वो राज्य हो, संसद चाहे तो उसको तोड़ फोड़ कर सकती है, उसका नाम में परिवर्तन कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। किसका पावर है? संसद का पावर है। इसमें भी कहा गया है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। जरूरी ये नहीं है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। अगर मान लिया राष्ट्रपति को उसकी अनुमति लेना, मान लीजिए इसको पत्र दिया गया राष्ट्रपति को कि हम लोग इस राज्य का नाम चेंज कर रहे हैं, चाहे इस राज्य को तोड़ फोड़ कर रहे हैं। अगर वो मान लीजिए राष्ट्रपति मना कर दे कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में संसद बाध्य नहीं है। उसकी राष्ट्रपति को बात को काट कर संसद उस काम को, अपने काम को कर सकती है। और जिस राज्य का नाम चेंज करेगी या जिस राज्य को तोड़ फोड़ करेगी, उस राज्य को बिना अनुमति से कर सकती है। इतनी पावर है संसद के आर्टिकल 3 में। इतना आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना आप समझ गए कि आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 3 में यही कहा गया है कि संसद किसी भी राज्य का नाम चेंज कर सकती है, किसी भी राज्य को छोटा कर सकती है, किसी भी राज्य को बड़ा कर सकती है, किसी भी जो राज्य है उसको 3 राज्य में तोड़ सकती है, 4 राज्य में तोड़ सकती है। जैसे मान लीजिए यूपी है, उसको 2 में तोड़ सकती है, 3 राज्यों में तोड़ सकती है। मध्य प्रदेश है, उसको 2 राज्यों में तोड़ सकती है। कौन तोड़ सकता है? संसद। किस आर्टिकल के अंतर्गत तोड़ सकता है? 3 के अंतर्गत। इतना आप समझ गए।
और समझते हैं आर्टिकल 4। क्या समझते हैं? आर्टिकल 4 अनुच्छेद 4। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 4 में कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 368 राष्ट्रपति अनुच्छेद 368 का मतलब होता है कि राष्ट्रपति का इसमें सिग्नेचर चाहिए, एकदम इम्पोर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रपति की सिग्नेचर क्या है? राष्ट्रपति की साइन सिग्नेचर चाहिए। क्या चाहिए? साइन चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। 368 में, अनुच्छेद 368 में राष्ट्रपति क्या चाहिए? सिग्नेचर चाहिए। तो जो आपका आर्टिकल 2 और जो 3 है, जो आर्टिकल आपका 2 और 3 है उसको 368 के बाहर रखा गया है। किसके अंतर्गत रखा गया है? आर्टिकल 2 और जो आर्टिकल 2 और 3 है इसको अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। क्यों रखा गया है उसको समझ लीजिए। क्योंकि 368 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। तो मान लीजिए अगर हमको 2 में कहा आपको बताए हैं, 3 भी आपको बताए हैं, आर्टिकल 2 में आपको बताए हैं कि किसी भी राज्य को, किसी भी देश को संसद अपने देश में मिला सकती है। 3 में बताए हैं आपको, आर्टिकल 3 में बताए हैं कि कोई भी संसद किसी भी राज्य का नाम चेंज कर सकती है। अपने जिससे 28 राज्य हैं, 28 राज्य में किसी भी राज्य का नाम चेंज कर सकती है। कौन? संसद। अगर इस 2 अनुच्छेद को 368 के अंतर्गत रखा गया होता तो क्या उसमें राष्ट्रपति का सिग्नेचर मान्य हो जाता ना? बिल्कुल हो जाता। राष्ट्रपति का सिग्नेचर बिल्कुल मान्य हो जाता। और जब राष्ट्रपति का सिग्नेचर मान्य हो जाता तो राष्ट्रपति ये कहता कि मुझे समय चाहिए विचार करने के लिए। वो 6 महीना साल भर भी समय विचार करने में लगा रहता, तब तक पता चला कि उस पर कोई कब्जे कर लेगा। इस कारण इसको कहाँ रखा गया है? 368 आर्टिकल 2 और 3 को 368 के बाहर रखा गया है। इतना आप समझ गए? आर्टिकल किस में है? 4 में। अनुच्छेद 2 और 3 किसके बाहर रखा गया है? आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है। अब समझिए, अगर आप 50% बहुमत से 50% बहुमत से अगर राष्ट्रपति को बाध्य बनाते हैं तो अगर राष्ट्रपति को 50% बहुमत मिल जाता है तो राष्ट्रपति बाध्य हो जाएंगे किसके लिए? रोकने के लिए। किसी भी राज्य को तोड़ने नहीं दे सकते, नाम नहीं बदलने दे सकते। अगर 50% बहुमत हो जाएगी तो उसमें राष्ट्रपति बाध्य हो जाएंगे। इतना आप समझ गए अच्छे से? तो आर्टिकल 4 भी आपका समाप्त हो गया। आपको एक बार रिवीजन कर देते हैं अच्छे से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए एक बार रिवीजन करिए आप लोग। भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं? भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं बताइए आप सभी लोग, कमेंट करिए। भाग 1 में आपका 4 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 1 से 4 अनुच्छेद हैं। पहले अनुच्छेद में क्या है? पहले अनुच्छेद में है भारत राज्यों क्या है? राज्यों का संघ है। भारत राज्यों क्या है? संघ है। दूसरे अनुच्छेद में क्या बताए हैं कि भारत संसद किसी भी राज्य या कंट्री, राज्य या देश को अपने देश में मिला सकती है। अपने देश में मिला सकती है। मिला सकती है किसके अंतर्गत? आर्टिकल 2 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 2 के अंतर्गत। आपको तीसरे में क्या बताया है? तीसरे में आपको ये बताया है कि संसद किसी भी राज्य में उसका नाम बदलाव कर सकती है। क्या कर सकती है? नाम बदलाव कर सकती है। उस राज्य को छोटा कर सकती है। किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है, 3 के अंतर्गत है। चौथा क्या है? अनुच्छेद 4 क्या है? अनुच्छेद 4 है, इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 2 और 3 को किसके अंतर्गत, किसके बाहर रखा गया है? आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है।
किसके बाहर रखा गया? आर्टिकल 3 और 2 को 368 के बाहर रखा गया है। तो उम्मीद करते होंगे आप अनुच्छेद 1 से 4 तक पूरा अच्छे से समझ गए होंगे। विस्तार रूप से आपको अच्छे से एक एक पॉइंट करके आपको समझाए हैं। इतना समझ गए किस आर्टिकल में क्या है, किस आर्टिकल में क्या नहीं है, वो भी चीज़ आपको अच्छे से समझा दिए हैं। आगे देखते हैं। देखिए जो ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद इसको आप याद अगर करेंगे, जैसे रट्टा मारेंगे तो आपको कभी याद नहीं होगा। इसमें कि अनुच्छेद की विशेषताएं, जो अनुच्छेद के अंदर की विशेषताएं उसको गंभीरता से देखिए। जब गंभीरता से उस बात को समझेंगे, देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि नहीं इस आर्टिकल में ये चीज़ है, इस आर्टिकल में ये चीज़ है, ये आपको अच्छे से और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। इतना आप समझ गए। और बहुत लड़के पूछ रहे हैं कि सर कमें वो बुक कौन सा लें, तो बुक आप लोग अभी मत लीजिए। जो आपको पढ़ाया जा रहा है सिर्फ वो नोट्स बनाइए। जब आप पढ़िए बैठे हैं पढ़ने के लिए तो आप कलम कापी या लेके बैठे और एक एक पॉइंट नोट करते रहिए जो इम्पोर्टेंट आपको लगे कि नहीं ये चीज़ को नोट करना चाहिए तो उस चीज़ को नोट कर लीजिए। इतना आप समझ गए। आपको हम बताने वाले थे कि जो निर्माण है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, संविधान का निर्माण कैसे होता है, कैसे हुआ है, तो कितने सदस्य उसमें थे। संविधान समय बीच में ही पाकिस्तान अलग हो गया। संविधान 26 नवंबर 1949 को बना, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों हुआ। ये सब चीज़ की चर्चा हम आपको बताए हैं कि लास्ट में करेंगे, जब आपको हम भाग फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये तीनों भाग और अच्छे से आपको हम समझा देते हैं, पढ़ा देते हैं। इसके बाद हम आपको बतलाएंगे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, रोलेट एक्ट क्या है, ब्रिटिश सरकार कुछ विशेषताएं आपको बता देंगे और साथ ही साथ आपको प्रस्तावना बता देंगे। 12 अनुसूचियाँ हैं उसको भी देख लिया जाएगा और जो संशोधन है उसको संविधान 395 अनुच्छेद खत्म कर संशोधन में आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस समझेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे आईपीसी। क्या? आईपीसी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम लोग समझ लेंगे। बाकी सब आईपीसी में कोई भी टीचर यहाँ पर देखे होंगे, कहीं भी आप पढ़ लीजिए कंपटीशन एग्जाम में लोग यही पढ़ाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाते हैं, आपको आईपीसी नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन मैं आपको दावा देता हूँ कि ये आईपीसी हम आपको अच्छे से समझाएंगे। जो भी इम्पोर्टेंट यूपीएसआई हो चाहे कोई भी, अगर आईपीसी से क्वेश्चन बनता है तो आपसे नहीं छूटेगा। चाहे पॉलिटी से क्वेश्चन बनता है, किसी भी अनुच्छेद से क्वेश्चन बनता है तो आपसे नहीं छूटेगा। इतना समझ गए। आप अपने ऊपर आत्मविश्वास रखिए और मेहनत करिए, लगन से करिए, क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत तगड़ा हो चुका है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट ये नहीं पता कर पा रहा है कि मुझे पढ़ना क्या है, मुझे क्या छोड़ना है, वो कभी सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। जी मान लीजिए आपको एसएससी एमटीएस का आप पेपर दे रहे हैं, एसएससी एमटीएस का पेपर दे रहे हैं, आपको एसएससी एमटीएस का सिलेबस नहीं मालूम है, यूपीएसआई का तैयारी कर रहे हैं, आपको यूपीएसआई का सिलेबस नहीं मालूम है, तो आप कैसे एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा चीज़ है। मान लीजिए अब एसएससी जेई है, क्या है? एसएससी जेई चीज़ है और आईएएस, मान लीजिए जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है। अगर मान लीजिए हम एसएससी किसी बच्चों को एसएससी जेई की तैयारी कराते हैं, क्या कराते हैं? एसएससी जेई की तैयारी कराते हैं और आईएएस की तैयारी कराते हैं, ये दोनों बहुत डिफरेंट है। क्या है? बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें आपको जीएस ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, इसमें टेक्निकल की चीज़ें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। इसमें जीएस आप बस लूसेंट के बुक पढ़ लेंगे अच्छे से तो आप एसएससी जेई का जीएस आप कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन इसमें आपको मेंस लिखना पड़ता है, प्री अच्छे से देना पड़ता है, इसमें बहुत अच्छे से आपको जीएस पढ़ना है। तो इतना आप समझ गए कि जीएस हम आपको छोटे लेवल से बड़े लेवल तक ले जा रहे हैं, क्योंकि हम छोटी छोटी पॉइंटों को बढ़ाकर बहुत बड़े ऊपर तक ले जा रहे हैं। क्योंकि देखिए ये हम डायरेक्ट आपको हम अच्छे से पढ़ा सकते थे, इस छोटी छोटी चीज़ों को हम क्यों बता रहे हैं और क्यों हम आपको संविधान निर्माण नहीं बताएं शुरुआत में, इसका भी एक कारण है। क्योंकि अगर हम आपको बताते कि संविधान निर्माण कैसे हुआ, कितने सदस्य थे, कौन कौन थे, क्या नहीं किए, क्या योगदान दिए, क्या नहीं दिए, ये हम सब चीज़ आपको बतला सकते थे आज के क्लास में। लेकिन मैं इसलिए नहीं बताया हूँ क्योंकि आपको अगर मैं बताता तो आप समझ नहीं पाते, जो नए लड़के पढ़ रहे हैं वो समझ नहीं पाते। इतना आप समझ गए।
अगर नहीं समझ पाए तो कोई मतलब है नहीं मेरा मेहनत करने का। आप भी मान लीजिए पढ़ रहे हैं, अब जो लड़के पहले से एक बार पढ़ चुके हैं उनको तो अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आपको हम जब भाग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों खत्म कर देंगे, उसके बाद आपको अच्छे से हम संविधान का निर्माण कैसे हुआ, प्रस्तावना क्या है, अनुसूची क्या है, ये एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझा देंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल के क्लास में आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे फजल आयोग। फजल आयोग, फजल आयोग क्या था? आंध्र प्रदेश जो टूटा भाषा के आधार पर, उसको भी देख लेंगे। और देख लेंगे जो 552 रियासतें थीं, 552 रियासतें थीं, उसको सरदार पटेल ने कैसे मिलाया, ये सब चीज़ों को भी अच्छे से हम पढ़ लेंगे। जूनागढ़ हो गया, ये सब जैसे जो रियासतें थी ये सब ऐसे नहीं मिला है, इसको लिए लड़ना पड़ा है। सरदार पटेल ने लड़े थे तब उनको मिला ये क्या, 552 रियासतें। आपको इस क्लास को कल लेक्चर में आपको समाप्त कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना रहने देते हैं। जय हिंद।